एक बार एक गांव में पंचायत आयोजित की जाती है। उस पंचायत में एक लड़की को लेकर फैसला लिया जाता है। कहा जाता है कि ये लड़की गांव के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। यहाँ के युवाओं को, बुज़ुर्गों को, लोगों को परेशान कर सकती है, उनको गंदा कर सकती है। इसलिए इस लड़की को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे यहाँ से भगाया जाता है। यदि ये लड़की गांव में वापस लौट कर आती है तो इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो लड़की थी, कहाँ रहती, किसके साथ रहती, इसलिए साल 6 महीने बाहर तो रहती है, लेकिन माँ बाबा की जब उसे याद आती है तो लौटकर वापस गांव आ जाती है। जैसी गांव आती है, पंचायत के लोगों को पता चल जाता है। पंचायत के लोग गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इसे पुलिस के हवाले कर दो। उसे पुलिस में दिया जाता है, ये सोचकर कि पुलिस इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस ने उसके साथ 3 दिन 3 रात तक बलात्कार किया। वो लड़की रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ना पंचायत में और ना ही जो पुलिस के हवाले करते हैं उसमें। ये कहानी वाकई आज की बहुत ही परेशान करने वाली है। कह सकते हैं कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी है। समाज के कई तरह के चरित्र भी आपको दिखाएगी और ये सोचने पर मजबूर करेगी कि एक इंसान का सब्र जो होता है वो कितना हो सकता है। ये सब्र के बांध को तोड़ने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जालौन, और इसी ज़िले का एक गांव लगता है गुरहा का पुरवा। दरअसल इससे पहले कि मैं गांव पे आऊँ, मैं आपको कानपुर के पास एक गांव लगता है बहमई। वहाँ पर एक लड़की को बिल्कुल उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। बहुत ही दबंग कहें, बदमाश कहें, डकैत कहें, वो लोग इस लड़की को पानी लेने के लिए नल पे भेजते हैं, यानी कुएं पे भेजते हैं, और कहते हैं कि जाकर कुएं से पानी लेके आओ। और जैसे ही पानी लेने के लिए चलती है तो उसके तन पर, उसके शरीर पर जो कपड़े थे उन कपड़ों को खींच ले जाता है। और कपड़ों को खींचने के बाद बिल्कुल नंगा, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, ढकने के लिए था तो सिर्फ महज एक घड़ा। उस घड़े को लेकर वो जाती है पानी भरने के लिए। तभी ऐलान किया जाता है माइक पर और कहा जाता है कि बहमई गाँव वासियों, देख लो, ये कोई और नहीं, ये फूलन देवी है। वही फूलन देवी जो खुद को बहुत बड़ी डकैत कहती है, डाकू कहती है। जब ये बात गांव वाले सुनते हैं तो अपने अपने घरों से लोग निकल कर आते हैं। छोटे बच्चे हों, लड़कियां हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हैं, कौन ऐसा सदस्य था जो घर से बाहर झांक कर नहीं देख रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से, कुछ लोगों ने देखा कि ये तो बिल्कुल इसके तन पर कपड़े नहीं हैं। तो कुछ लोग शर्म से, औरतें, महिलाएं, बच्चे अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दृश्य को लगातार बरकरार देख रहे थे। वाकई ये कितना भयानक था। इससे पहले कि मैं इस कांड पर आऊँ, इस बहमई की पूरे दृश्य पर आऊँ, मैं आपको बताता चलूँ कि ये लड़की जालौन ज़िले के गांव गुरहा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को पैदा हुई थी। शुरुआत से ही रिबेलियन टाइप की रही है, बुरी बातों को विरोध करने वाली रही है, बुरी चीज़ को देखकर वो सामने खड़े होकर उसके मुकाबला करने वाली रही है। 2 भाई 2 बहनें हैं, लेकिन 2 भाइयों की ऐसे में ही मौत हो जाती है। उन भाइयों की जब मौत हो जाती है तो घर में सिर्फ 2 बहनें बचती हैं। इसके पिता यानी कि देवी दीन और माँ मूला देवी, इनके पास 6 बीघा ज़मीन थी, यानी कि 1 एकड़ भूमि। तो इसके सगे ताऊजी को, इसके पिता के बड़े भाई को लगता है कि इस ज़मीन का ये लोग क्या करेंगे। इसलिए इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने की नीयत से उनके खेत में एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ था। उस नीम के पेड़ को काटने के लिए अपने छोटे भाई से कहता है कि भाई ये पेड़ काटना है, और इसे पेड़ काटेंगे तो इससे पैदावार बढ़ जाएगी। भाई नहीं चाहता था, यानी कि देवी दीन नहीं चाहता था कि उस पेड़ को काटा जाए। लेकिन बड़ा भाई दबंग था और वो अपने भाई से डर जाता है, विरोध नहीं कर पाता। दबे स्वर में कहता है कि भैया काट लो। लेकिन विरोध कोई करता है तो फूलन देवी विरोध करती है। फूलन देवी की उम्र महज 10 साल के आसपास रही थी। फूलन देवी कहती है कि हम अपने खेत से आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, हम अपनी ज़मीन पर आपको कब्ज़ा नहीं करने देंगे। और इसके लिए वो अपने संग साथ की 9-10 साल 12 साल की जो लड़कियां थीं, मोहल्ले की, गांव की, जो उसके साथ थीं, दोस्त थीं, उनको इकट्ठा करती है और अपने ही ताऊ जी के, यानी कि पिताजी के बड़े भाई के घर के ठीक सामने बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देती है। उसके ताऊ जी को बहुत बुरा लगता है और उस फूलन देवी को वो मारते हैं, पीटते हैं, उसे घायल कर देते हैं और भगा देते हैं। ज़मीन पर तो वो कब्ज़ा कर चुके थे, लेकिन शुरू से ही लेकर फूलन देवी का एक ऐसा रुख रहा था कि वो विरोध करती थी। माँ बाप नहीं करते थे, बड़ी बहन इसका किसी भी गलत काम का विरोध नहीं कर पाती थी। तो आखिरकार ऐसे चल रहा है, कभी किसी से शिकायत आती है, किसी से झगड़ा कर लेती है। तो रोज़ रोज़ जब घर पे शिकायत आती थी तो उसके पिता देवी दीन परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस बेटी की अगर शादी कर देंगे तो हो सकता है ससुराल में ठीक ठाक रहेगी, कम से कम यहाँ शिकायतें तो नहीं आएंगी। इसलिए
उस लड़की की शादी की बात की जाती है और महेशपुर की मढ़िया एक गाँव लगता है कई मील दूर, वहाँ इसका एक लड़का ढूंढा जाता है और पुत्ती लाल नाम के लड़के से, यानी कि पुत्ती लाल नाम का एक लड़का है, उससे इसकी शादी की बात कर ली जाती है। शादी हो जाती है और जैसे अमूमन उस ज़माने में शादी होती थी, तो शादी की उम्र इस लड़की की होती है 11 साल और जिससे शादी होती है उसकी उम्र होती है लगभग 35 साल, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा उम्र उसकी। और जैसे कि आप पहले बाल विवाह कर लिया करते थे, कई साल के बाद गौना होता था, लेकिन गौना भी हाथों हाथ कर लिया जाता है, साथ ले जाते हैं। साथ ले जाने के बाद जैसे यहाँ खेलती थी, यहाँ कूदती थी, यहाँ बातें करती थी, यहाँ लोगों से मिलती थी, बच्चों से साथ रहती थी, ऐसे ही वो अपने ससुराल में भी वही बच्चों जैसा उसका स्वभाव था। सास को और बाकी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी। आए दिन रोज़ शिकायतें होती थीं और इसी बात पर फूलन देवी के साथ उसका पति पुत्तीलाल मारपीट करने लगा। मारपीट के साथ साथ वो उसके साथ अब संबंध बनाने की, एक शारीरिक संबंध बनाने की जो एक पति और पत्नी के बीच में होते हैं, वैसे ही कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भूल चुका था, इंसानियत उसके अंदर मर चुकी थी। पहली बात तो उसने एक छोटी सी बच्ची से शादी कर ली थी, फिर उसी छोटी बच्ची के साथ उसने सुहाग रात मनाई, उसके साथ उसने गलत काम किया। रोज़ उसका मन करता था वो सुहाग रात मनाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वो बच्ची रोती थी, चीखती थी, उस चीखों की आवाज़ इस 4 दीवारी से बहुत दूर तक जाया करती थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बात का विरोध नहीं करता था। कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हो। 1-2 साल ऐसे गुजर जाते हैं, हर दिन उसके साथ ऐसे ही। वो कहती थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसके पति को उसकी तकलीफ़, उसकी परेशानी दिखाई नहीं देती थी। उसका मन करता था कि यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन उसे भागने में 2-3 साल का समय लग जाता है। यहाँ से भागकर वो वापस अपनी माँ के घर पहुँच जाती है और माँ से गले लगकर खूब रोती है, गिड़गिड़ाती है और रहम की भीख मांगती कि माँ तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी, किससे कर दी, वो मेरे साथ गलत काम करता है, गंदा काम करता है। उसका बाप कहता है कि कुछ टाइम यहाँ रहेगी, वापस से ससुराल भेज देना। वो बार बार अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़कर विनती करती है कि बापू मुझे वहाँ मत भेजो, क्योंकि मेरा जो पति है वो मेरे साथ हैवानियत करता है। बाप उसका समझ नहीं पा रहा था। बाप करता तो क्या करता, गांव में ही पहले से उसके खिलाफ एक माहौल सा बन चुका था। बाप के पास रोज़ जो शिकायतें आया करती थी, इसलिए बाप ने शादी करने का फ़ैसला लिया, लेकिन वो लड़की वहाँ रही नहीं। फूलन देवी वापस लौट के आती है, तो अब 1-2 साल इसका यहाँ गुजरता है तो थोड़ी बड़ी होने लगती है। एक दिन एक गांव के सरपंच का बेटा, यानी कि ठाकुर साहब का एक बेटा, उसकी नज़र इस फूलन देवी पर पड़ती है। जंगल में उसे फूलन देवी को वो बुरी नीयत से दबोच लेता है और कहता है फूलन हमें तुमसे प्यार है, हम तुम्हारे साथ कुछ करना चाहते हैं, इस तरह की बातें कर रहा था। फूलन इस बात का विरोध करती है। विरोध कुछ इस कदर होता है कि वो सरपंच के बेटे यानी कि ठाकुर के बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट देती है। ठाकुर का बेटा जाकर गांव में अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से सबसे बताता है कि मेरे साथ फूलन ने ऐसा काम किया है। और जब ये बात सामने आती है तो एक गांव में पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि फूलन को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे हम गांव में नहीं रख सकते। यहाँ से ये भगा दी जाती है और इसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जाए तो कहाँ जाए। इसलिए वो पास के गांव था, पास के गांव में उसकी मौसी का बेटा कैलाश, उस कैलाश मल्लाह के पास इसने रहना सहना शुरू कर दिया। लेकिन कैलाश मल्लाह के साथ ये रहती, कुछ कर दी, इसकी भाभी को भी ऐतराज़ रहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। जब इसे रोज़ रोज़ ताने मिलने लगे, परेशान होने लगी, तो उसने आखिरकार वो अपने भाई का भी गांव छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच में कुछ बीहड़ के बागियों से इसकी मुलाकात हो जाती है, सरसरी मुलाकात हो जाती है और ये वापस अपने क्या नाम है गाँव वहाँ से आ जाती है। जब गांव आती है तो यहाँ आने के बाद पंचायत के लोग इसके पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस इसके साथ बलात्कार करती है, वैसे ही जैसा इसका पति कर रहा था। पति इसके साथ रोज़ आए दिन ये रोती थी, चीखती थी, बिलखती थी, कोई आवाज़ किसी की उसकी परेशानी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। ठीक वैसे ही पुलिस वाले भी इसके साथ वैसे करने लगे। आखिरकार करे तो क्या करे, वहाँ से 3 दिन रहती है, छूट कर आती है। अभी घर पहुँची ही थी कि बागियों का एक बेड़ा उसके गांव में आ जाता है, गुरहा के पूर्वा में। और यहाँ आने के बाद यानी कि बाबू गुजर नाम का डकैत अपने पूरे गैंग के साथ यहाँ पे आता है, कहता है कि तुम फूलन तुम हमारी पकड़ो, हमने तुम्हें आज़ाद कराया है, हमने तुम्हें छुड़वाया है, पुलिस को हमने पैसे दिए हैं। और वो फूलन को अपने साथ लेके चला जाता है। माँ बाप और भी परिवार के लोग थे, वो विरोध करते हैं, लेकिन पुलिस ने बदमाशों की, डकैतों की बंदूकों के सामने
आखिरकार किसकी चलती है। फूलन को वो अपने साथ ले जाता है और साथ ले जाने के बाद 1-2 दिन तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके साथ वो वैसे ही घिनौना कृत्य करने लगता है जो कि अब पुलिस ने किया था। पुलिस ने जैसे बलात्कार किया था वैसे ही आए दिन जब भी उसका मौका मिलता था तभी उसके साथ बाबू गुजर बलात्कार करता था। वो वहाँ भी चीखती थी, वहाँ भी रोती थी, बिलखती थी। एक दिन ऐसे ही उसके साथ वो गंदा काम कर रहा था बाबू गुजर, और इसी के ग्रुप का यानी कि इसी की बिरादर का, ये मल्लाह बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है फूलन देवी। तो मल्लाह बिरादरी के कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आखिरकार बाबू गुजर रोज़ रोज़ इस लड़की के साथ इतना घिनौना कृत्य करता रहता है, इसको शर्म नहीं आती, इसकी उम्र से भी बहुत छोटी है, इसे रोकने की कोशिश की जाए। तब इसके लिए विक्रम मल्लाह कहता है कि मैं इसका विरोध करूँगा। और एक दिन ऐसा ही होता है, कहा सुनी हो जाती है बाबू गुजर से। बाबू गुजर इन डकैतों का गिरोह का सरदार था। सरदार से बहसबाजी हो जाती है, गोली चल जाती है। विक्रम मल्लाह उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है, और जैसी हत्या करता है तुरंत ये जो गुट है, ये गैंग है, ये आपस में बिखराव पैदा हो जाता है और ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ठाकुरों का गैंग था और एक गैंग बन जाता है मल्लाहों का। मल्लाह और ठाकुर जब आपस में झगड़ने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, तो यहाँ कई लोग मारे जाते हैं और विक्रम मल्लाह इस गैंग पर पूरी तरह से अपना काबिज हो जाता है, कब्जा कर लेता है। कहता है कि जो भी विरोध करेगा उसको मार दिया जाएगा। इसलिए विक्रम मल्लाह के लोग साथ हो जाते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक होने लगता है। फूलन देवी के जो बुरे दिन थे वो कहीं ना कहीं अब अच्छे दिन की तरफ आने लगते हैं। लेकिन फूलन देवी उस गैंग का हिस्सा बन जाती है, और ये एक ऐसी लड़की थी जो उस गैंग में अकेली महिला थी, बाकी सब के सब उसमें पुरुष थे। ये लूटपाट, डकैती, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, राहजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। तब उसे याद आता है, वो सोचती है कि क्यों ना उसके पति ने जो उसके साथ गलत काम किया है, तो वो अपनी पूरे गैंग के साथ जाती है महेशपुर की मढ़िया। वहाँ जाकर पुत्तीलाल से मिलती है तो पता चलता है कि पुत्तीलाल की शादी हो चुकी है। पुत्तीलाल की शादी हो चुकी थी दूसरी, उसने पहली पत्नी यानी कि उसकी फूलन देवी थी। वहाँ जाती है और जाने के बाद अपने पति को बाहर खींच के निकालती है और उसको बहुत बुरी तरह से मारती है, पीटती है, और उसको बांध कर एक पेड़ से और बहुत बेइंतहा तरीके से उसको लाठी डंडों से, बंदूक की बट से जितना मार सकती थी उतना मारती है। गांव वालों को आवाज़ लगाती है, कहती है गांव वालों इधर आओ। गांव के लोग सब मौके पर आते हैं और आने के बाद उसकी बात देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं कि आखिरकार वो क्या कहना चाहती है। तब पता चलता है कि वो ये बताना चाहती है कि एक छोटी बच्ची के साथ शादी करने का क्या नतीजा होता है। इसलिए उसने गांव के लोगों के सामने ना केवल ये ऐलान किया, उसने कहा कि एसपी को चिट्ठी लिखो, यदि इस गांव के क्या आसपास के किसी भी गांव के लोग ने अपनी बेटी की छोटी सी उम्र में शादी करने की कोशिश की तो उसका ऐसे ही हश्र किया जाएगा, उसको वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो लेटर आज भी शायद इतिहास के पन्नों में है और उसके बारे में कई बार इसका जिक्र आता है और ये मैसेज दूर दूर तक फैल जाता है। तब शायद बच्चियों की शादियों पर लोगों ने अंकुश लगाना भी शुरू कर दिया था। ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये बाबू गुजर का जो गैंग है, इस गैंग के दो डकैत, एक का नाम श्री राम और दूसरा लाला राम, ये दोनों पुलिस की मुखबरी के चलते ये जेल चले जाते हैं। और जब जेल से छूट कर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बाबू गुजर को विक्रम मल्लाह ने मार दिया है और मल्लाह उसका गैंग का लीडर बन चुका है और एक महिला के चक्कर में आके। तब जब जैसे जेल से छूट कर आते हैं श्री राम और लाला राम, तो सीधा वो पहुंचते हैं अपने गैंग के लोगों से मिलते हैं। विक्रम मल्लाह उनका स्वागत करता है। तभी वो पहली बार फूलन से मिलते हैं, फूलन देवी से बातचीत करते हैं और वो भी, उनकी भी वही नियत थी जैसे बाबू गुजर की थी, वो भी उसके साथ वैसे ही करना चाहते थे। लेकिन फूलन देवी उसको यहाँ गाली दे बैठती है, विरोध कर बैठती है। जैसी विरोध करती है, गाली देती है, तो ये बात लाला राम और श्री राम को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और यहाँ से वो प्लानिंग करते हैं मौका पाते ही। इस बीच में विक्रम मल्लाह जो होता है न केवल लूट डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, बल्कि फूलन देवी को ट्रेनिंग भी देता है कि कैसे हथियार चलाए जाते हैं, कैसे डकैती डाली जाती है, कैसे अपने काम किए जाते हैं। उधर श्री राम और लाला राम मौके की तलाश में थे और उन्हें एक मौका मिलता है और मौका मिलते ही वो इसकी हत्या कर देते हैं, यानी गोली मारकर इसको मार देते हैं। विक्रम मल्लाह मार दिया जाता है और ये फूलन देवी को श्री राम और लाला राम यहाँ पर अपने कब्जे में ले लेते हैं। और वैसे ही जैसे बाबू गुजर के मरने के बाद गैंग दो गुटों में बट चुका था, ठाकुर और मल्लाह गुट में, तो ठीक यहाँ भी ठाकुर थे और मल्लाह थे। यहाँ कई लोगों को मार दिया गया, कई मल्लाह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फूलन देवी को लेके जाते हैं ये बहमई गाँव, जो कि कानपुर के एकदम बहुत करीब लगता है, पास लगता है। वहाँ जाकर बहमई गाँव में एक घर में रखते हैं। लगभग 22 लोग 21 दिन तक बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं।
रोज़ उसके साथ एक एक दिन में 10-10, 20-20 लोग आते थे, जाते थे, उसके साथ गलत काम करते थे। ये कह सकते हैं कि लाइन सी लगी हुई थी, एक आ रहा है, एक जा रहा है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और हाथ बंधे होने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं, उसके लिए खाने को कुछ नहीं देते। वो रोती है, बिलबिलाती है, बिलखती है, माफ़ी मांगती है, कहती है छोड़ दो मुझे, लेकिन कोई नहीं छोड़ता। 21 दिन तक वही 22 लोग। ये भी बताया जाता है कि जब किसी बच्चे का भी मन कर रहा था तो बच्चा भी उसके साथ ऐसी गलत काम करके, बुज़ुर्ग भी ऐसी गलत काम करके, हालांकि 22 लोगों का रिकॉर्ड है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा जाता है जिसने जिसका जितना मन करा उतना उसने उसके साथ मुँह काला किया था। और ये मुँह काला कराने में कोई और नहीं, श्री राम और लाला राम दोनों थे। लगभग इसी बीच में एक इन्हें मौका मिलता है ये गांव वालों को एक संदेश देने के लिए, बताने के लिए कि फूलन ने ठाकुरों को गाली दी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा काम किया जा रहा है। या बाबू गुज्जर को इन्होंने मारा था, इसकी वजह से मरा है, इसलिए मैसेज दिया जा रहा है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और सीधा से लेके जाया जाता है कुएं के पास। कहा जाता है कि जाओ पानी भर के लेके आओ। ये पानी भरने ज़रूर जाती है, लेकिन इसके तन पर जब कपड़ा नहीं था तो गाँव के लोगों को इकट्ठे किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद गाँव के लोगों से कहा जाता है देखो ये मल्लाह की बेटी है, इसने हमें गाली दी थी, हमारे एक आदमी को मारा था। पूरे गांव के लोग यही तमाशा अपनी आंखों से जब देखते रहते हैं तो उन्हें वाकई दुख होता है, तकलीफ़ होता है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर पाता। ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। और उस लड़की को, इस फूलन देवी को फिर से उसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और जो सिलसिला चल रहा था बलात्कार करने का, वही सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच में जो इनके गैंग के कुछ लोगों ने अपनी जान बचा के भागे थे, तो ये वाली बात जब कुएं से पानी भरने वाली बात थी तो एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे गांव में इस तरह से खबर आग की तरह फैल जाती है। तो पता चलता है कि फूलन देवी जिंदा है और बहमई गांव में है। मल्लाह गैंग के कुछ लोग इसे यहाँ से निकाल के बहमई से लेके चले जाते हैं 21वें दिन, और ले जाने के बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो डरी हुई होती है, परेशान होती है। तब कहीं जाकर उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम एक मिलकर गैंग बनाते हैं। तो मल्लाह जाति के लोग मिलकर एक गैंग बनाते हैं और फिर वो लूटपाट ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। जब इसका गैंग बढ़ जाता है, बड़े रूप में आ जाता है, तब ये फिराक में थी श्री राम और लाला राम के, जिन्होंने इसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया था, जिन्होंने क्या इसके प्रेमी विक्रम मल्लाह को मौत के घाट उतारा था। तभी इसे पता चलता है कि बहमई गाँव में एक राजपूत समाज में शादी ब्याह चल रही है और ये पता चलता है कि उसी गाँव के अंदर श्री राम, लाला राम दोनों आते हैं। तब यहाँ से पूरे गैंग के साथ ये इस गांव में जाते हैं और पुलिस के भेष में जाते हैं ताकि कोई इन्हें पहचाने ना, और वहाँ जाकर ये उसी घर में घुस जाते हैं जिस घर में शादी समारोह चल रही थी। लोगों में हड़कंप मच जाता है। जाहिर सी बात है, जब डकैत आते हैं, डकैतों को देखने के बाद घबराहट भी होती है। वहाँ से एक एक करके व्यक्तियों को, लोगों को बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर उस 20-22 लोगों में से एक भी ना तो श्री राम लाला था और ना श्री राम था, ना ही लाला राम था। उनमें से कोई नहीं था। बाकी गांव के वैसे लोग थे, इनोसेंट लोग थे। लेकिन इनोसेंट में भी 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने उन 22 लोगों का हिस्सा रहे थे, जिन्होंने क्या उसके साथ बलात्कार जो किया था। अब यहाँ पर इन लोगों को वो एक जगह खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद वो बार बार चीखती है, चिल्लाती है, ठीक वैसे ही जैसे क्या कुएँ पे पानी भरने के दौरान लाला राम और श्री राम चिल्ला रहे थे। वो कहती है कि गाँव वाले बाहर निकल के देखो, ये वही लोग हैं जब मेरे साथ बलात्कार हो रहा था, मेरे साथ घिनौना कृत्य हो रहा था, तब पूरे गांव में से एक भी व्यक्ति नहीं बोला था। तो इसलिए वो विरोध करती है, उन्हें मारती है, पीटती है और तभी अपने लोगों से कहती है कि इन्हें गोली चला दो। और जब गोली चलती है तो गोलियां धड़ाधड़ गोली चलती रहती हैं। कुछ ही देर में जो वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं उनकी लाशें गिर जाती है और बहमई में 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब ये खबर इलाके में फैलती है, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में फैल जाती है कि एक महिला डकैत ने, जिसका नाम फूलन देवी है, उसने एक साथ ठाकुर समाज के 22 लोगों को एक ही जगह पर भून दिया है, मार दिया है। और फिर सरकार पर इतना दबाव बनता है कि सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बीपी सिंह, वो इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से। और उन दोनों प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी, उन पर भी बेहिसाब दबाव बनने लगता है। फिर यहाँ से प्लानिंग शुरू होती है कि किसी भी तरकीब से, किसी भी सूरत में फूलन देवी को ज़िंदा पकड़ा जाए या मरा पकड़ा जाए, लेकिन पकड़ा ज़रूर जाए, गिरफ्तार किया जाए। फिर यहाँ से पुलिस फोर्स, आर्मी, जो भी फोर्स की मदद ले सकते थे, बिहार के एक एक कोने कोने को खंगाल मारते हैं, लेकिन फूलन देवी हाथ नहीं लगती है, बल्कि उसके गैंग के कई लोगों को वे ऐसे ही मार दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। तब एक एसपी हैं राजेंद्र चतुर्वेदी, जो कि इंदिरा गांधी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूं
फूलन देवी को सरेंडर कराने के लिए। 2 साल लग जाते हैं। ये जो बहमई का जो कांड होता है 14 फरवरी 1981 को होता है। इस घटना के जब इसके साथ बहमई में कांड हुआ था, ठीक 7 महीने के बाद वो अपने बदला लेती है। अपने उसके ये भी बताते चलें कि विक्रम मल्लाह ने कहा था कि अगर किसी को मारना है तो 1-2 को मत मारना, कम से कम 20-22 को मारना, इससे नाम होगा तेरा और बहुत बड़ी डकैत कहलाई जाएगी। तो इसलिए वो विक्रम मल्लाह की बात को मानती है और लोगों को मार देती है। लेकिन जब पुलिस वाले इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जंगल में पानी में जहर मिला देते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन फूलन देवी हाथ नहीं लगती। आखिरकार ठीक 2 साल के बाद यानी कि 1983 में फरवरी का ही महीना है, एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी की मदद से आखिरकार फूलन देवी से संपर्क होता है और फूलन देवी कहीं ना कहीं तैयार हो जाती है वो अपना सरेंडर करने के लिए। लेकिन उसकी 6 शर्तें होती हैं। वो कहती हैं कि वो उत्तर प्रदेश में सरेंडर नहीं करेंगी, सरेंडर करेंगी तो मध्य प्रदेश में करेंगी। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अर्जुन सिंह के सामने अपने हथियार डालेंगी, तो गांधी जी के और दुर्गा माँ के सामने हथियार डालेंगी। साथ ही फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी और 8 साल से ज़्यादा वो जेल में नहीं रहेंगी। परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे और साथ ही परिवार के लोगों को सर्वाइव करने के लिए उन्हें ज़मीन दी जाए और पेंशन दी जाए। जब विक्रम मल्लाह के वो साथ थी तो विक्रम मल्लाह के साथ रहने के साथ साथ उसने खासकर अपनी ही बिरादरी के लोगों की बेइंतहा मदद करनी शुरू कर दी थी। गांव-गांव शादियां कराती थी, गांव-गांव लोगों की मदद करती थी, पैसे पहुंचाती थी। इधर बड़े लोगों से लूटपाट होती थी, गरीबों में वो मदद कर दी करती थी। तो फूलन देवी के चाहने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब ये 1983 में दिन आता है फूलन देवी के सरेंडर करने का, तो सरेंडर तो वो कर देती है, लेकिन सरेंडर करने के दौरान लगभग 300 पुलिस वाले आ जाते हैं और एक मंच सजाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह होते हैं, साथ ही कई बड़े ऑफिसर वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब पुलिस वालों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 15,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर आ जाएगी और इतनी सारी भीड़ की संख्या में ये वही लोग थे जिनकी फूलन देवी मदद किया करती थी। घर घर में जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी मदद करने की वजह से, उन लोगों के सामने वो मदद करते हैं। वो पब्लिक वहाँ पर आ जाती है और तब कहीं जाकर वो सरेंडर करती हैं और सारी शर्तें मान ली जाती हैं। इंदिरा गांधी शर्तों को स्वीकार कर लेती हैं और 1994 में लगभग 11 साल जेल में रहने के बाद 11 साल तक इस मामले की कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई इसमें पैरवी नहीं होती, कोई केस नहीं लड़ता है। और 11 साल के बाद जब ये पेरोल से बाहर छूट के आती हैं 1994 में, तब 1995 में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी पर लगे 48 मुकदमे, लूट, हत्या, डकैती के जो आरोप थे उनको सबको वापस ले लिया और तब कहीं जाकर इसको एक मौका मिलता है और 1995 में ये शादी कर लेती हैं और तभी एक मौका और मिलता है मिर्ज़ापुर से सांसद बनने का। सांसद बनती हैं लेकिन वो सांसद ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाती और इलेक्शन फिर दोबारा से होते हैं और 1998 में एक बार फिर से इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन इस बार वो इलेक्शन लड़ नहीं पाती क्योंकि हार जाती हैं। 1999 में फिर से एक बार इलेक्शन होता है और मिर्ज़ापुर से फिर से सांसद बन जाती हैं, यानी कि 2 बार वो सांसद बन जाती थी। और सांसद बनने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है, लोगों के बीच में रहती हैं। अब वो पहले तो देश की जानी मानी डकैत रही थी, अब देश की जानी मानी सांसद बन जाती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। 25 जुलाई 2001 को वो जब अपने सरकारी बंगले पर थीं दिल्ली के अंदर, तभी 3 लोग आते हैं, उनके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कुछ खीर बनाई थी और खीर बनाने वाला भी अपने हाथ से खीर बनाता है, खाता है। तभी मौका मिलता है। तीनों नकाबपोश थे और जो दूसरी बार में आते हैं और दूसरी बार में आने के बाद तीनों नकाबपोश ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। गोलियां यहाँ फूलन देवी को लगातार लग रही थी, साथ ही उनके बीच बचाव के लिए बलविंदर सिंह जो इनके सुरक्षा गार्ड होते हैं वो भी आते हैं। एक गोली उनको भी लग जाती है और वो भी घायल हो जाते हैं। लेकिन फूलन देवी को इससे पहले कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लेके जाते तब तक वो मर चुकी थी। और जैसे ये बात पुलिस प्रशासन को पता चलती है, सरकार को पता चलती है, तो जाहिर सी बात है हड़कंप मच जाता है कि फूलन देवी की किसी ने हत्या कर दी है। 3 अज्ञात लोग थे और तीनों के तीनों ने अपने चेहरे को कवर किया होता। इससे पहले कि पुलिस उन्हें ढूंढती, पता करने की कोशिश करती, तभी एक व्यक्ति आता है सामने, कहता है कि मेरा नाम शेर सिंह राणा है और मैंने अपने उन 22 ठाकुरों की जो हत्या की थी, अपनी ही बिरादरी के लोगों की हत्या के मामले में जो फूलन देवी ने हत्या की थी उनका मैंने बदला ले लिया है। और वो एक व्यक्ति आकर इस बात की जिम्मेदारी ले लेता है। हालांकि पुलिस इस मामले में और भी कार्रवाई वगैरह करती है।